हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं 10th मार्च का हिंदू एनालिसिस करेंगे। होपफुली आपकी होली बहुत अच्छे से मना ली होगी आपने। नाउ गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हम अपने स्टडीज़ पे भी कॉन्सेंट्रेट करें। देखो, आज की पहली खबर जो है वो है सेंटर टू रिकंसिडर सेफ हार्बर क्लॉज इन IT लॉज। ठीक है, अब नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द टर्म मीनिंग सेफ हार्बर। ठीक है, सेफ हार्बर का अब हम मतलब समझते हैं कि क्या होता है। सेफ हार्बर का ना 79 सेक्शन जो है IT एक्ट का 79 सेक्शन है। सेक्शन नंबर 79 याद रखना है आपको। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि सेफ हार्बर ना आपको ना सोशल मीडिया जाइंट से प्रोटेक्ट करता है, यानी कि कोई भी इंटरमीडिएरी लीगली और अदरवाइज लाइबल फॉर एनी थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशंस को नहीं शेयर करेगी किसी भी प्लेटफॉर्म पर। समझ गए आप बात को? व्हाट डू यू मीन बाय सेफ हार्बर? अच्छा, अब इसका अगर आप न्यूट्रल मीनिंग एक देखो, सेफ हार्बर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा लीगल प्रोविजन जहाँ पर आप ना किसी भी तरीके की लीगल और रेगुलेटरी लाइबिलिटी को किसी सर्टन सिचुएशन में एलिमिनेट करते हो, तो दैट इज कॉल्ड सेफ हार्बर, है ना। तो ऐसे ही ना सेंटर ने रिकंसिडर करने को कहा है सेफ हार्बर क्लॉज इन IT लॉ में, क्योंकि ऐसा कहना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कि फंडामेंटल स्पीच जो है कैन नॉट बी वायलेटेड बाय एनी प्लेटफॉर्म, बट देयर इज अ सर्टेनिटी अ केस दैट कैन बी मेड दैट वेपनाइजेशन ऑफ डिसइंफॉर्मेशन इज नॉट द सेम एज फ्री स्पीच। ठीक है, देखो एक लाइन ऑफ डिफरेंस होता है ना। एक हमने बोला फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, एक तरफ है ये, एक तरफ हमारा क्या लाइन कर रहे हैं कि हम ना कोई डिसइंफॉर्मेशन भी ना फैलाएं ना, उसको भी तो एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए गवर्नमेंट कुछ ऐसा प्लान कर रही है कि एक ना जो कि प्रिंसिपल एस्पेक्ट है इस IT एक्ट का, IT लॉज का, government is reconsidering key aspect of cyberspace as a safe harbor, which is the principle that the so-called जो intermediaries हैं, इंटरनेट है, आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट थर्ड पार्टीज पोस्ट ऑन देयर वेबसाइट्स। ठीक है, तो दैट इज़ द प्रिंसिपल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अलाउ करेगा टू अवॉइड लाइबिलिटी फॉर पोस्ट मेड बाय यूजर्स। तो सेफ हार्बर में हैज़ बिन रीन इन रिसेंट ईयर्स, रेगुलेशन जो आई इसमें डिजिटल एथिक्स कोड के अंदर, तो उसी को लेके चला जा रहा है। तो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर न्यूज़। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ गाइस। नेक्स्ट न्यूज़ में गाइस देखो, लॉन्ग लॉस्ट मोस्ट स्पीशीज़ होती थी ना, वो पाई गई है तमिलनाडु फॉरेस्ट के अंदर। तो देखो उसका मतलब क्या होता है। तो तमिलनाडु में ना एक रेयर मोस्ट स्पीशीज़ थी फर्स्ट टाइम इन इंडिया, आपके बफर जोन ऑफ कलक्कड़ मदुनथौरई टाइगर रिजर्व में मिला है। एंड देखा गया ये कब 127 ईयर्स वो पहले लास्ट साइट किया गया था, सोचो आप, है ना। तो 1893 उसके बाद श्रीलंका में त्रिनकोणमली में मिला था। तो इंटरेस्टिंगली जो रिसर्चर्स ने पाया है, जो आपका ना एक आर्टरी है दैट इज़ कॉल्ड योर अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जो है ना, एंड इस आपका तमिलनाडु वेटलैंड मिशन से मिलकर इन्होंने फर्स्ट इन द वर्ल्ड फोटोग्राफ करा है ये वाले। तो देखो ये ना कुछ ऐसा सा दिखता है, मिमुस्मिया सोलोनी का डिस्कवर किया गया आपका त्रिनुवली डिस्ट्रिक्ट इन 2020 में भी ऐसा देखने को मिला था। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि इस वजह से सिग्निफिकेंट क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि वहाँ की ये रिच डाइवर्सिटी का टेस्टमनी होता है, यानी कि उस जगह की ये बताना चाहता है कि रिच बायोडाइवर्सिटी है। तो यहाँ पर 300 यहाँ पर बेसिकली 300 मोस्ट स्पीशीज़ को रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये समझ लो कि जो मिमुसा सोलोनिका एक मोस्ट स्पीशीज़ है, ये सब फैमिली एग्रेनाइजेशन फैमिली नॉक्टुरल से निकल कर आए ये। ठीक है, तो मतलब बिलोंगिंग टू दी सब फैमिली एग्रेनेशन एंड फैमिली नॉक्टुरल से निकल कर आया है। पहला इलस्ट्रेटेड डिस्क्राइब किया गया था इंग्लिश एंटोमोलॉजिस्ट जॉर्ज हैम्सन इन 1893। फिर आपका ये मोस्ट सर्वे कंडक्ट होने लग गया था 11 अक्टूबर 2020 से। अगस्त मलाई जो आपका कम्युनिटी सेंटर था वहाँ से है ना गाइस। एक ना IIC ने स्टडी करा है, दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने एक स्टडी करके बताया कि जितने भी एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं ना वो एडमिनिस्टर किए गए, लाइफ स्टॉक कट, कार्बन इन सॉइल एंड अफेक्ट क्लाइमेट। तो यानी जो एंटीबायोटिक ड्रग्स लाइफ स्टॉक्स को दिए जाते हैं उससे कार्बन भी कट होती है सॉइल की और अफेक्ट होता है टेम्परेचर। अब समझो क्लाइमेट कैसे अफेक्ट हो रहा है। तो IIC और इकोलॉजिकल जो आपका सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज ने क्या देखा है कि ग्रेजिंग बाय लाइफ स्टॉक लीड्स टू लोअर कार्बन स्टोरेज इन सॉइल कंपेयर टू ग्रेजिंग बाय वाइल्ड हार्बीवोरस। तो ध्यान रखना, दो चीज़ें बताई गई हैं कि जो लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग करती हैं तो उससे लोअर कार्बन स्टोरेज होता है सॉइल में इफ़ यू कंपेयर इट विद द ग्रेजिंग बाय वाइल्ड हार्बीवोरस। तो स्टडी में कंडक्ट करके पाया गया है जो स्पीति रीजन है ना हिमालयाज़ का, विच वॉज पब्लिश्ड इन ईयर ग्लोबल चेंज, यहाँ पर जो बायोलॉजी का देखने को मिला था।
तो रिसर्चर्स फाउंड दैट दिस डिफरेंस अपीयर्स टू बी ड्यू टू द यूज़ ऑफ वेटनरी एंटीबायोटिक्स, जैसे कि टेट्राक्लाइन ऑन लाइफ स्टॉक जो यूज़ किया जा रहा था। तो रिसर्चर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलीज़ हुआ है कि सॉइल डूइंग, जैसे ड्रंक वगैरह ये यूरिनेट करते हैं, तो जो एंटीबायोटिक्स है ना, ऑल्टर द माइक्रोबियल कम्युनिटीज़ इन सॉइल, जिसकी वजह से क्या होता है, डेट इज़ वेरी डेट्रीमेंटल, वो धीरे धीरे यहाँ पर कार्बन स्टोरेज करने लग जाता था। तो टुडे लाइफ स्टॉक आर मोस्ट अबेंडेंट लार्ज मैमल्स ऑन अर्थ। तो अगर हम कार्बन स्टोर करने लग जाएंगे सॉइल में, लाइफ स्टॉक कैन बी इंक्रीज बाय इवन अ स्मॉल अमाउंट, देन इट कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट के मिटिगेशन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो प्रीवियस स्टडीज़ वगैरह जब हुई, रिसर्चर्स ने पाया कि भाई जो ग्रेजिंग करते हैं ना हार्बिवोरस, वो कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है सॉइल कार्बन के पूल को स्टेबलाइज करने में रीजन का। ठीक है, तो फिर ये स्टडीज चलती रही, 16 साल चली, बातचीत इस पर काफ़ी हुई और कई पैरामीटर्स पे काम किया गया, बात की गई कि माइक्रोबियल कॉम्पोजिशन, सॉइल एंजाइम्स, ये सारे कार्बन स्टॉक ये सब देखे गए। तो कार्बन यूज़ एफिशिएंसी का मतलब क्या यहाँ पर कह रहा है कि जो स्टडी में बताया जा रहा है कि जितने भी सॉइल्स हैं फ्रॉम द वाइल्ड एंड लाइफ स्टॉक एरियाज हैड मैनी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, दे डिफर इन वन के पैरामीटर, दैट इज़ कार्बन यूज़ एफिशिएंसी में। ये आपको पेपर में गाइस पूछ सकते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जो स्टडी में पाया गया है कि जो सॉइल्स हैं फ्रॉम द वाइल्ड्स एंड लाइफ स्टॉक एरियाज में, उसमें बस सिमिलैरिटी सारी होती है, बस एक ही पैरामीटर में डिफर्ड है, वो है कार्बन यूज़ एफिशिएंसी के बेस में, जो डिटरमिन करता है एबिलिटी ऑफ माइक्रोब्स टू स्टोर कार्बन लाइफ स्टॉक्स। ठीक है, तो एंटीबायोटिक जैसे कि एंट्रिक्लाइन है, लॉन्ग लिव्ड है एंड कैन लिंजर इन द सॉइल फॉर डिकेड्स तक ये रह सकती हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट न्यूज़ गाइस। अच्छा देखो यहाँ पे ना फार्मर का डिस्ट्रेस पे गाइस केस स्टडी आई हुई है कि कैसे इनके फॉलिंग प्राइस हो रहे हैं और इसकी वजह से इनके होप्स भी खत्म हो रहे हैं। तो देखो क्या हो रहा है कि ना अनियन एंड पोटैटो कल्टीवेटर जो यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात के हैं, वो बहुत ब्रेकिंग पॉइंट पे आ गए हैं। मतलब जो उनकी प्रोड्यूस सोल्ड होनी चाहिए, जो सेलिंग प्राइस होना चाहिए, वो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब रहे हैं और उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो गया है। तो यहाँ पर फार्मर बोल रहे हैं कि उनका तो कोई कंट्रोल ही नहीं रहा सेलिंग प्राइस में, एंड वी इवन हैव नो कंट्रोल ओवर जो हमारी कॉस्ट, लेबर, पेस्टिसाइड, इरिगेशन फ्रेट बढ़ रहा है उस पर भी। तो देखो कितने ज़्यादा इस वक्त नुकसान में है ये, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रोक नहीं पा रहे, सेलिंग प्राइस हाथ में नहीं है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम गाइस देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा परेशान इस वक्त दिख रहे हैं इसमें। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि नाफेड क्या होता है। नाफेड का फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसमें क्या होता है, प्रोक्योरमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट वुड सपोर्ट द फार्मर्स, ऐसा इसका काम होता है। इसका रोल यही होता है कि ये ना प्रोक्योरमेंट वगैरह करती है फार्मर्स से जाकर। तो यहाँ पर ये कई सारे ना आप केसेस बताए हुए ऐसे, जैसे देखो यहाँ पे ना जैसे यहाँ पे नेक्स्ट डे बताया हुआ क्या होता था, एशिया का बिगेस्ट होलसेल अनियन मार्केट कहाँ पर है, तो उसने ज्ञान श्रेवर किसी एक फार्मर के केस स्टडी यहाँ पर उठाई हुई है, नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में है ना। फिर कैसे वहाँ के फार्मर्स का बुरा हाल है, वो आपको कॉज मैंने बता ही दिया है ना। तो बस आप इतना याद रखो, उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री है। तो यहाँ पे कई ऐसे तमाम इसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन आपके आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्या है कि फार्मर का डिस्ट्रेस क्यों आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और स्पेशली अनियन एंड पोटैटो कल्टीवेटर्स, आपको स्टेट्स याद रखना है, यूपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है, नाउ गाइज एडिटोरियल सेक्शन। पहला एडिटोरियल गाइज आया है मीडिया रेट्स पर एंड ब्रेकिंग द साइलेंस ऑन प्रेस फ्रीडम। इसमें ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, आपको दोनों तरह से चलना होगा, ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप क्या इस बारे में सोचते हो। तो इस टॉपिक को ना थोड़ा लिबरल होकर पढ़ना, मीडिया रेट्स एंड ब्रेकिंग द साइलेंस ऑन प्रेस फ्रीडम। आप समझो हुआ क्या था। देखो फरवरी 14, 2023 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्वे एक्शन कैरिड आउट करा। किसके ऑफिस में? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, न्यू दिल्ली एंड मुंबई। तो आफ्टर कंटिन्यूइंग दिस सर्वे फॉर 3 days, प्रेस ने एक रिलीज निकाला जिसका इशू करा बाय CBDT, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और उसमें साइट करा गया कि किस तरह से टैक्सेस का इवेजन किया जा रहा है और रेमिटेंसेस, एंड डिस्क्रिपेंसी दिखाई कि BBC जो ट्रांसफ़र करता है उसके उसमें डिस्क्रिपेंसी भी है। तो बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने, जैसे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने, इस रेड को डिस्क्राइब करा कि बहुत अनफॉर्चुनेट है और यह बहुत गलत किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो इवन दोज हु मे फेवर द टैक्स सर्वे, उन्होंने कन्फेस करा द टैक्स स्क्रूटनी एक नेचुरल आउटकम था BBC, और उसमें ऐसा लोगों ने कहा कि ये BBC की 2-part डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ को देख के ऐसा रेड की गई है। ठीक है, इमरजेंसी सीक्रेट इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने बोला कि डॉक्यूमेंट्री वेब लिंक्स ब्लॉक करे गए थे, ये सब। तो टाइमिंग एंड नेचर ऑफ इवेंट एक साथ होने की वजह से यहाँ मामला थोड़ा सा बिगड़ा। अब समझो यहाँ पे चिलिंग मैसेज क्या है।
देखो दिक्कत क्या आ रही है कि एट द रूट ऑफ दीज सर्वे एक्शन एक अटेम्प्ट लिया गया टू इंस्टिल फियर एंड सेंस, ऐसा कहा जा रहा है। देखो ये ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज नॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू। एट द रूट ऑफ दीज, यहाँ पर सर्वे एक्शन में क्या कह रहा है कि ना यहाँ पर अगर जो इस तरह का जो किया जाता है सर्वे एक्शन जो लिया गया है यहाँ पर, इससे ना फियर एंड सेल्फ सेंसरशिप बढ़ाई जा रही है जर्नलिस्ट के लिए, ठीक है। तो ये अपने अपना बता रहे हैं। उसके बाद अनप्लेजेंट सरप्राइज टर्न इनटू सीवियर शॉक्स, सब जर्नलिस्ट में है ना बीबीसी वहाँ पर पोटेंशियल क्रिमिनल्स बन के देखे गए। फिर सीबीडीटी के इससे क्लूज, ये भी एक क्लूज मिलता है कि भाई क्रिशुअल जो एविडेंसेस हैं बाय वे ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, डिजिटल एविडेंसेस के बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स मिले, है ना। तो यहाँ पर इवन इफ द केस ऑफ सीबीडीटी इज परसीव्ड लेजिटिमेट, तो यहाँ पर बड़े सारे इसमें यहाँ पर बता रखा है कि ना किस तरह से प्रेस को ये धक्का पहुँचाया गया है, ठीक है। तो सिंस 2018 देयर हैव बीन एटलीस्ट, यहाँ पर कह रहे हैं कि सिंस 2018 मतलब 2018 से कम 10 रिपोर्टेड इंस्टेंसेज हैं डिवाइस सर्चेस पे जो कि प्रेस की फ्रीडम को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अपहोल्डिंग प्रेस फ्रीडम हायर जुडिशरी को आना चाहिए ताकि वो डॉक्ट्रिन ऑफ इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज को लेके काम कर पाए। तो फिर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हाफ ट्रूथ इन द एग्जीक्यूटिव एक्शंस रिस्पांस, यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है। तो पार्लियामेंट्री रिस्पांस जो अगस्त 10, 2022 में आया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स है ना, उसने स्टेट करा गया था कि सिंस पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर आर टॉपिक्स विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो इट कैन नॉट सर्टेनली मेंटेन डिवाइस सीजर ऑफ द जर्नलिस्ट। उसके बाद बहुत सारे सर्चेज एंड सीजर्स हैव बीन परफॉर्म बाय सेंट्रल एजेंसी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऐसे कई सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई। तो यहाँ पर ना ये बता रहे हैं कि मेल इंटेंशंस थी, इसी वजह से ऐसा किया गया है और गवर्नमेंट को यहाँ पर ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको ना हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमेशा गवर्नमेंट की भी गलती नहीं होती है, कभी कभी वो नेचुरल ही होता है प्रोसेस और उसमें करा जाता है, लेकिन ठीक है वी हैव टू बी लाइक वेरी अनबायस्ड व्हाइल राइटिंग आवर आंसर्स, ठीक है। तो पॉपुलर व्यू क्या है, ट्रायल कोर्ट्स का क्या होता है कि वो थ्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को पहुंचाने के लिए, ठीक है, ये सब क्या कहा गया। फिर एनालिसिस किया गया और ज़्यादा प्रोसीजरल लॉ, सीपी जो आपका सीपीसी है, सीआरपीसी है, उसमें बताया गया है कि ऐसा अगर होता है तो प्रोसीजरल लॉ टू गवर्न द क्रिमिनल केसेस इन इंडिया, इट इंडिकेट्स दैट स्पेसिफिक प्रोविजंस जो है वो आपके काम कर पाए। तो विदाउट एनी फियर ऑफ सैंक्शन और चेक्स ऑफ देयर पावर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है सर्वे एक्शन का विल फ्रीली कंडक्ट ए मोर इन्वेजिव सर्च, इससे वो कह रहा है कि यहाँ पर आपको लिमिट करने की ज़रूरत है। तो एज़ पर द ऑथर वे आउट ये होना चाहिए कि अगर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। चेक एंड बैलेंस के कॉन्सेप्ट हम सेपरेशन ऑफ पावर में पढ़ते हैं, तो कह रहा है वो बिल्कुल लगाने की ज़रूरत है। फिर ये कह रहा है कि पहला क्लस्टर रिक्वायर्ड द एप्लीकेशन ऑफ जो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी ड्रॉन करता है फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, किस केस पुट्टा स्वामी का केस इन्होंने बताया हुआ है कि more than 5 years since then judgment was pronounced, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हियर इज अवेटेड, कि वो नहीं ठीक से तरह से करा जा रहा है। फिर ये कह रहा है DK बासु जी की गाइडलाइंस जो आई थी वो भी रेलिवेंट है फॉर डिजिटल इंडिया। तो ये कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट तरीके से प्रोसीजरल सेफ गार्ड करना चाहिए ड्यू टू डिजिटाइजेशन जो आपके आजकल की डेट में आ रहा है। सेलफोन्स डिफर इन बोथ क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव सेंस फॉर अदर ऑब्जेक्ट्स, तो फिर इससे ना उस हिसाब से ही काम करने को कह रहे हैं। फिर गाइडलाइंस ये भी दी जा रही है कि एक पार्शियल रिलीफ दिया जाए, स्पेसिफिक क्लियर किया जाए कि फैक्ट्स प्रोनाउंस किए जाएँ, हाउ लीगल प्रोसेसेस आर अब्यूज इन द डिवाइस सीजर ऑफ जर्नलिस्ट के ऊपर। मतलब समझ रहे हो आप, मीडिया के फेवर में ये आर्टिकल लिखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो रिवाइव एंड अप्लाई करें डॉक्ट्रिन ऑफ इफेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ताकि फिर इस तरह के केसेस जैसे फॉर इंस्टेंस द BBC केस, रेलिवेंट फैक्ट फॉर अ कोर्ट टू डिटरमिन इज नॉट लिमिटेड टू एलिगेशन ऑफ टैक्स इवेजन बट वेदर द स्क्रूटनी इज प्रॉम्प्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री दैट इज क्रिटिकल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये एक बनाई गई थी डॉक्यूमेंट्री सीरीज, तो उसी के ऊपर यहाँ पर पूरी बात इन्होंने की है। तो दिस इज इन द फेवर ऑफ द मीडिया बट यू वाइल राइटिंग द आंसर हैव टू एनालाइज फ्रॉम बोथ द पॉइंट ऑफ व्यू कि गवर्नमेंट के एक्शन ऐसा क्यों होता है, फिर मीडिया में इसका क्या रोल है, क्या ये सिर्फ प्रेस फ्रीडम के बारे में ही बात की जा रही है, इस तरह से, ठीक है। आगे हम चलते हैं द आइडियल ट्रैक टू रन इंडियाज़ लॉजिस्टिक सिस्टम। तो यहाँ पर देखो बहुत अच्छा आ गया ये आर्टिकल है, इसमें देखो दिया हुआ है कि यूनियन बजट जो हमारा 2023 का था उसमें क्या देखा गया कि इसने डबल करा है PM गति शक्ति को, नेशनल मास्टर प्लान टू स्टेट्स फ्रॉम 5,000 करोड़ टू 10,000 करोड़ का यहाँ पे हमने प्रोनाउंस करा हुआ है। प्लान क्या है कि ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिपेंडेंट ऑन द इंजन ऑफ रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, ये सब। तो रेलवेज ऑफर एन एंशिएंट एंड इकोनॉमिक मोड ऑफ लॉजिस्टिक्स मूवमेंट जो कि पैन इंडिया नेटवर्क में काम करेगा। तो यहाँ पर कोशिश क्या की जा रही है कि टारगेट इसका जो शेयर है रेलवे इन फ्रेट सिस्टम का वो 47% से 45% किया जाए और राइट प्लेटफॉर्म में एड्रेस किया जाए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, इसीलिए PM गति शक्ति गाइस बनाया जा रहा है। तो ये कह रहा है कन्वीनियंस ओवर कॉस्ट भी है, लेकिन
तो कह रहे हैं जो आप बनाने जा रहे हो, मॉडल मिक्स बनाने जा रहे हो फ्रेट मूवमेंट का, है ना, उसमें आपका कई सारी चीज़ें हैं। 65% फ्रेट मूवमेंट जो होती है रोड से होती है, तो इफेक्ट इज़ एन इंक्रीज बर्डन ऑन रोड एंड देयरफॉर सिग्निफिकेंट कंजेशन होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट का एस्केलेशन होता चला जाएगा। तो कह रहा है इसीलिए ज़रूरत क्या है कि 2020-21 में भी आपने देखा कि जो कोल का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो 44% है टोटल फ्रेट मूवमेंट का, 1.2 बिलियन टन बाय फिर आयरन और ये सब यूज़ होता है। अभी कह रहे हैं राइज इन कंटेनर ट्रैफिक। यहाँ पर एक क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि कन्वीनियंस करने की वजह से जो नॉन बल्क कमोडिटी है जो मूव करेंगे कंटेनर में वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, कंटेनराइज्ड ट्रैफिक बढ़ जाएगा। तो वो भी एक है। तो फॉर एग्जांपल चाइना ने ना यूज़ क्या करता है, चाइना स्पेशल तरह के ट्रेन्स यूज़ करता है कैरी कंटेनर्स के लिए, ताकि वो सिग्निफिकेंट पोर्ट टू द इंलैंड एंड डेडिकेटेड रेड लाइन्स रेल लाइन्स में भेज के वो चला जाता है। तो इंडियन रेलवेज़ को भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा बनाना पड़ेगा, कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम को अपना एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में रखना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेक्शंस एरियाज क्रिएट करने पड़ेंगे, तब जाके काम हो पाएगा। क्योंकि पता चला आप चलने थे कन्वीनियंस के ऊपर और आप इतनी कॉस्ट बढ़ा बैठे और आप रोड के कंजेशन को भी बढ़ा बैठे, तो बड़ा ध्यान रखने की बात है। तो ये कह रहे हैं कि इंक्रीज एडॉप्शन ऑफ रेलवे कार्गो मूवमेंट बहुत ही ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि अपने कंट्री के लॉजिस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को अच्छा करें। तो नेशनल ट्रांसपोर्टर फेसेस सेवरल इंफ्रास्ट्रक्चरल ऑपरेशनल कनेक्टिविटी चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से वो इंटर्न लीडिंग टू अ शिफ्ट ऑफ फ्रेट ट्रैफिक टू रोड्स। तो इंक्रीज ट्रांजिट टाइम बाय रेल एंड प्री मूवमेंट एंड पोस्ट मूवमेंट प्रोसीजरल डिलेज, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारे फ्रेट ट्रैफिक के लिए बहुत ख़राब है। इसीलिए नेसेसरी चीज़ें क्या हैं, टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, गुड शेड्स मेंटेन होने चाहिए, वेयर हाउसेस बने होने चाहिए, नेटवर्क कंजेशंस के समय पे बहुत ध्यान देना होता है, ट्रांजिट टाइम उसका बढ़ा दिया जाए, तो ये सब करना पड़ेगा। तो स्पेशल एंटाइटी बहुत ज़रूरी है। कह रहा है कि अपकमिंग जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स है, इंडिया का ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर्स है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, इसकी वजह से ओवर सैचुरेशन ईज में आ जाएगा। तो इंडियन रेलवे को चाहिए क्या कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते जाए और स्पेशल एंटाइटी इस्टेब्लिश करें अंडर द रेलवे, ताकि वो ये इंटर मॉडल लॉजिस्टिक्स के को ठीक कर पाएँ। ठीक है, तो देयर आर 2 कार्गो वैगन्स इन ईच पैसेंजर ट्रेन बेस्ड ऑन इंडस्ट्री रिकमेंडेशंस। तो ये कह रहा है कि इसे उबर लाइक मॉडल क्रिएट कर सकते हो आप और 2 कार्गो वैगन्स, है ना, जो कस्टमर बुक करे वैगन को ऑनलाइन एप्लीकेशन की मदद से, तो उससे क्या होगा, यूटिलाइजेशन रेट बढ़ेगा वैगन्स का। तो इंडियन रेलवे को ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बेहद ज़रूरी है। ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी देगा टू मेक रेल नेटवर्क कॉम्पिटिटिव विद रोड्स, और फैसिलिटेट क्या करेगा, ये एक्सपोर्ट्स बाय रेल। नेबरिंग कंट्रीज़ में आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, तो दोनों हाथ में लड्डू आएंगे अगर आपने कर गए तो आप। तो दिस इज़ हाउ गाइज दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ गाइज। अब देखो कह रहे हैं कैन चीताज हेल्प इंडियाज ग्रासलैंड। तो देखो भाई, वेस्टलैंड एटलस ऑफ इंडिया अगर आप देखते हो तो लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ ओपन इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम एज वेस्टलैंड, सोचो कितनी शर्म की बात है। तो इट डजंट रिक्वायर अ चीता टू कम फ्रॉम अफ्रीका टू चेंज दैट कैटेगराइजेशन। तो आपको अपना सिर्फ देखना पड़ेगा कि आप उसको इस्तेमाल कैसे चीज़ों को कर रहे हो। तो कह रहा है कि इंडिया ने अभी ट्रांसलोकेट कराया 8 अफ्रीकन चीताज फ्रॉम नामीबिया एंड 12 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन प्लान है हमारा रीइंट्रोड्यूस करना वाइल्ड कैट को। कूनो नेशनल पार्क में हमने मध्य प्रदेश में जो कि सिचुएटेड है वहाँ करा है, ताकि ग्लोबल सर्वाइवल हो इनका। बट चीता ग्रासलैंड को कैसे बचाएगा, तो यहाँ पर इसे कई सारे कन्वर्सेशन करते हुए कहा है कि वन ऑफ द गवर्नमेंट्स एम टू इंट्रोड्यूस इको टूरिज्म इनिशिएटिव पार्ट ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म प्लान, ताकि उनको ऑल्टरनेटिव वहाँ के लोकल पॉपुलेशन को लाइवलीहुड मिले कूनो में। और ये लॉडेबल प्रपोजिशन है, ये करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ इनका ध्यान भी रखना पड़ेगा, है ना। जैसे इसने कई सारे ना पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करा हुआ है यहाँ पर कि कूनो इज़ नॉट ओनली द वाइबल डेस्टिनेशन फॉर लायंस, बल्कि ये देर आर अदर प्लेसेस जहाँ पर ये सोचा जा सकता था। तो मतलब दोनों तरह के कन्वर्सेशंस यहाँ पे चले हुए हैं कि चीतास हैव बीन फाउंड इन वुडलैंड बट दे आर लार्जली प्रेफर रनिंग, सो दे नीड अ ग्रासलैंड। अगर ग्रासलैंड अच्छे से होगा तो वो फिर अच्छे से कर पाएंगे। तो सो द हेल्थ ऑफ द चीता पॉपुलेशन डज काउंट एज अ सरगेट मार्कर ऑफ द हेल्थ ऑफ पब्लिक। तो अगर देखो चीता बचा रहा तो ग्रासलैंड भी बचा रहेगा। तो याद रखो, कोई भी स्पीशी किसी भी इन्वायरमेंट के बारे में बता देती है। आप खुश, मतलब आपका इन्वायरमेंट अच्छा है, इसका मतलब अगर आपका हेल्थ ठीक रहता है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपका इन्वायरमेंट अच्छे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में रहते हो आप, ऐसे ही स्पीशीज़ के साथ होता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। अब आता है स्मोक फ्रॉम स्मोल्डरिंग मोल्ड्स ऑफ वेस्ट इन गर्ल्स कोची में यहाँ पर दे रखा है। ये कह रहा है कि इवन अ वीक आफ्टर मोल्ड्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, जब उनमें आग लगाई गई थी ब्रह्मपुरम वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट इन कोची, तो वहाँ जो फायर फाइटर्स है ना आर स्टिल ट्राइंग टू स्टॉप द स्मोक। सोचो ज़रा, फायर आउटब्रेक हुई है यहाँ पर
ब्रह्मपुरम में, और इसका एनुअल अफेयर बेसिकली डेफिनेटली था. तो दिस टाइम विद द फायर रिफ्यूजिंग टू डाई डाउन, द केरला पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ डिसाइडेड टू इम्पोज अ फाइन ऑफ ₹1.8 करोड़ लगाया है कोची के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पे, क्योंकि उन्होंने एडिक्वेट मेजर्स नहीं लिया और फायर को आउटब्रेक कैसे होने दिया. ठीक है, और बिल्कुल लगानी चाहिए पेनल्टी, बिकॉज कहीं कुछ जगहों पे ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, तो इतना पोल्यूट कर दिया एनवायरनमेंट. आज का जो वर्ड आया ना वो आया प्रीवेरिकेट. इसका मतलब क्या होता है? डिलिबरेटली एम्बिगुअस और अनक्लियर इन ऑर्डर टू मिसलीड और विदहोल्ड इन्फॉर्मेशन. अब और इसका क्लैरिटी से मतलब समझो प्रीवेरिएट होता क्या है. टू अवॉइड आंसरिंग अ क्वेश्चन डायरेक्टली. ठीक है, मतलब समझते हो, सत्य छुपाने के लिए कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है ना, बस वही बात है. आई वॉज ट्राइंग टू प्रीवेरिकेट इन ऑर्डर टू गेट सम मोर टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट. बीट अराउंड द बुश, इसमें एक आपने सुना होगा बीट अराउंड द बुश या पेल्टर, है ना, तो बस वही बात है. आप समझो बीट अराउंड द बुश क्या होता है. ईडियम है ना आपका बीट अराउंड द बुश. ठीक है, घुमा फिरा के बात करने वाले जो होते हैं ना उसको कहते हैं बीट अराउंड द बुश. ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रीवेरिकेट. समझ गए आप इसका मतलब. चलिए आगे बढ़ते हैं. दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस. सो लेट्स मीट यू टुमारो. होप यू आर लाइकिंग द सेशन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी सेक्शन ऑफ द क्यूरी, you can ask us on the comment box. Thank you so much. Please liking and subscribing to our channel.